नवंबर 1979 ईरान वर्सेस अमेरिका एक ऐसी डेवलपमेंट होती है कि ये दिन अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देता है। 4 नवंबर 1979 यानी 444 दिन तक चलने वाला एक वो एपिसोड, एक वो क्राइसिस जिसका इम्पैक्ट हमें 2024 में भी देखने को मिलता है। वो क्या था और उसके क्या पहलू थे और उसके क्या हकायत थे, हम उन्हीं पे बात करेंगे। 4 नवंबर 1979 से अगर हम चंद माह पहले चले जाएं तो हम एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट ईरान में होती हुई देखते हैं। उस डेवलपमेंट में जो एक सबसे अहम तरीन किरदार सामने आता है वो होता है इमाम खुमैनी का। इमाम खुमैनी 15 साल एग्जाइल काटने के बाद अपना फ्रांस से वापसी अपने मुल्क ईरान आते हैं और ईरान आने के बाद जो सबसे पहला काम वो ईरान में करते हैं वो करते हैं रजा शाह पहलवी की हुकूमत का खात्मा, जो कि सदियों से कायम थी। वो एक लिबरल निजाम को चला रहा था, यानी ईरान आज के दौर में हम जैसा देखते हैं उस दौर में वैसा नहीं था। ईरान वाज अ लिबरल स्टेट और वहाँ के थॉट्स और उनकी आइडियोलॉजी ईरानियंस की और रजा शाह पहलवी के दौर में काफी लिबरल हुआ करती थी। लेकिन इस इनकलाब के रौनुमा होने के बाद पूरी दुनिया में एक बहुत असरअंदाज कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी उभर के सामने आता है इमाम खुमैनी का कैरेक्टर। जब इमाम खुमैनी का कैरिज्मा ना कि सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा था, तो 4 नवंबर 1979 को एक वाकया ईरान के शहर तेहरान में दरपेश आता है जिसको हम कहते हैं ईरानियन हॉस्टेजेस क्राइसिस। और उस ईरानियन हॉस्टेजेस क्राइसिस के सबसे अहम तरीन किरदार थे वो थे इमाम खुमैनी। और इमाम खुमैनी के बाद जो कि उनके डायरेक्टली ऑर्डर्स ले रहे थे वो थे तेहरान यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जिन्होंने धावा बोला अमेरिकन एम्बेसी ऑफ तेहरान पर। तेहरान के कुछ स्टूडेंट्स अपनी जानिब से एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं अमेरिकन एम्बेसी ऑफ तेहरान के सामने। अमेरिकन एम्बेसी ऑफ तेहरान के सामने वो प्रोटेस्ट इतना तूल पकड़ जाता है कि वो 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को यरगमाल बना लेते हैं। तो उनकी यरगमाली के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के उन स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी कि हमें रजा शाह पहलवी को वापसी दें ताकि हम उनका ईरान में ट्रायल कर सकें और उनके ट्रायल के बाद हम उनको पनिश कर सकें। बट ऑब्वियसली जो उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उन्होंने इस डिमांड को रद्द कर दिया। उनके रद्द करने के बाद उन्होंने चाहा कि ये मामला सारे डिप्लोमेटिक टॉक्स कुछ सैंक्शंस लगाने से शायद हम हल कर लेंगे। जब वो ना हो सका, अप्रैल 24, 1980 को जिमी कार्टर की जानिब से एक नाकाम मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जिसका मेन बुनियादी मकसद था उन 52 डिप्लोमेट्स जो कि यरगमाल थे ईरान के शहर तेहरान में, उनको छुड़ा के लेके आना और उनको हॉस्टेज वाली स्टेट से निकालना। ऑपरेशन ईगल क्लॉ जो कि 24 अप्रैल 1980 को उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की जानिब से लॉन्च किया गया। पता न जाने किस्मत को क्या मंजूर था, इवेंचुअली वो मिशन कंप्लीट डिजास्टर में बदल गया। उस डिजास्टर में बदलने के कुछ रीजंस ये भी बताते हैं कि जब हेलीकॉप्टर्स, जिसमें 8 हेलीकॉप्टर्स बाय द वे शामिल थे, तो जब वो 8 हेलीकॉप्टर्स तेहरान से कुछ मील पहले रिफ्यूलिंग की नियत से जब उतरते हैं तो वापसी जब वो उड़ान भरते हैं तो उनमें मेल फंक्शनिंग होने की वजह से या वो डस्ट स्टॉर्म का सामना करते हैं जिसकी वजह से एक आध हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाता है, तो वो मिशन टोटली अबॉर्ट कर दिया जाता है। और उसके नतीजे में जिमी कार्टर को एक ग्लोबल बेइज्जती का सामना करना पड़ता है जो कि उनके पॉलिटिकल कैरियर पे एक बहुत बड़ा दाग होता है। कार्टर को प्रेसिडेंशियप से अपनी हाथ धोना पड़ा क्योंकि अमेरिकी अवाम को बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने जो 3 इकदाम उठाए थे। मैं रिमाइंड करवाता चलूं कि जिमी कार्टर ने अपने दौरे हुकूमत में उन हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए 3 मेन इकदाम उठाए थे, जिसमें से पहला था सैंक्शंस लगाना ईरान पर, दूसरा था डिप्लोमेटिक टाइज यानी डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू यानी बातचीत के थ्रू मामले को रफा दफा करना, और तीसरा था वो ऑपरेशन लॉन्च करना जो कि बुरी तरीके से उसको ऑपरेशन को फेलियर का सामना करना पड़ा। और उस ऑपरेशन के फेलियर के बाद जिमी कार्टर को भी पॉलिटिकल करियर को खैराबाद कहना पड़ा। तो जिमी कार्टर के पॉलिटिकल करियर खत्म होने के बाद अमेरिका में जो कि प्रेसिडेंट आते हैं वो प्रेसिडेंट आते हैं रोनाल्ड रीगन। और रोनाल्ड रीगन अल्जीरिया में, क्योंकि अमेरिका के ऊपर उस टाइम काफी ज्यादा उन अमेरिकी अवाम की जानिब से और थ्रू आउट पूरी दुनिया की जानिब से ये प्रेशर था कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, क्योंकि 400 डेज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली गुजर चुके थे। इस मामले को रफा दफा होना बहुत जरूरी था। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने 20 जनवरी 1981 को अल्जीरिया में एक मीटिंग रखी। अल्जीरिया बाय द वे उस मीटिंग का होस्ट बना और अल्जीरिया ने उस टाइम ईरान और अमेरिका के बीच एज अ मीडिएटर का रोल अदा किया। उस मीटिंग में डिमांड्स रखी गई ईरान की जानिब से, वो अगेन वही थी रजा शाह पहलवी वाली और बाकी सैंक्शंस और उनके एसेट्स को अनफ्रीज करने वाली। तो रजा शाह पहलवी वाली तो उन लोग ने डिमांड उस जमाने में एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि रजा शाह पहलवी को वो ये कह रहे थे कि इज अवर सिटीजन, तो अपने सिटीजन को वो इस तरीके से देने पे वो एग्री नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली अमेरिका के लिए थोड़ा ये ईगो का भी इशू था। रजा शाह पहलवी को अगर वो इस तरीके से वापसी कर दें तो उनके
सुपर पावर होने पे भी एक बात आती। तो बातचीत यहाँ पे तय होती है कि अमेरिका बोलता है कि आप हमारे हॉस्टेजेस हमें वापसी कर दें और हम बदले में आपके ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शंस खत्म कर देंगे, और सैंक्शंस के बाद जो आपके फ्रोजन एसेट्स हैं हमारे पास और थ्रू आउट पूरी दुनिया में जो हमारे कंट्रोल में है, उनको भी हम अनफ्रीज कर देंगे। उसके बाद ईरान उन मामलात पे एग्री कर जाता है। 20 जनवरी 1981 में वो हॉस्टेजेस रिहा हो जाते हैं। 444 डेज यानी 444 दिन तक चलने वाला ये क्राइसिस पाए तकमील तक पहुंचता है और उन 52 यानी 52 हॉस्टेजेस को रिहाई मिलती है। उनकी रिहाई मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा हमेशा के लिए ऐसी मोड़ पे और एक ऐसी डगर पे चले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें आज तक कशीदगी देखने को मिलती है। बाय द वे मैं ये बताता चलूँ कि आज जिस तरीके से अमेरिका के लिए इजराइल इम्पोर्टेंट है मिडिल ईस्ट में, 1979 से पहले जब रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी और ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान वो स्टेट था जो कि अमेरिका के लिए सिग्निफिकेंट रोल अदा करता था मिडिल ईस्ट में। तो 1979 के रेवोल्यूशन हो या फिर ये क्राइसिस हो या फिर अमेरिका का सैंक्शंस लगाना हो, आज तक हम इन चीज़ों का असर देखते हैं और हम देखते हैं कि ये कशीदगी पै दर पै यानी दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। और इस कशीदगी के बढ़ते हुए हम बहुत सारी नई डेवलपमेंट देखते हैं, और उन मजीद डेवलपमेंट्स को जानने के लिए आप हमारा चैनल और हमारा साथ बनाए रखें, और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलें, और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।